गुड मॉर्निंग बच्चों, आज क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था कि रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, जो कि क्लास 10 से फर्स्ट चैप्टर था। आइए अब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है एसिड और बेस, मतलब अम्ल और क्षार। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हम कई तरह की चीज़ें खाते हैं और हर टाइप की चीज़ों में हमें स्वाद में भिन्नता समझ में आती है। जैसे कुछ चीज़ें नमकीन होती हैं, कुछ चीज़ें कड़वी होती हैं, कुछ चीज़ें खट्टी होती हैं। ठीक है, तो बच्चों आपके सामने बोर्ड पे बहुत सारी खाने की चीज़ें लिखी हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें, आपको क्या करना है, आप इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए और जितनी भी चीज़ें हैं इनको आप उसके स्वाद के आधार पर अम्ल और क्षार में बांटिए। देखिए, जो भी पदार्थ स्वाद में खट्टे होंगे उसको आपको अम्ल की कैटेगरी में रखना है, और वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे या कुछ अलग सा स्वाद होगा उनको आपको क्षार की कैटेगरी में रखना है। ठीक है, तो आपको इन सभी पदार्थों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करके और दोनों में अंतर बताना है कि कौन से पदार्थ अम्ल में हैं और कौन से पदार्थ क्षार में आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि भाई अम्ल और क्षार दोनों की प्रकृति अलग अलग होती है, दोनों के स्वाद अलग होते हैं, दोनों के रासायनिक गुण अलग होते हैं, है ना। तो जब हमको अम्ल और क्षार की जो प्रकृति है उसको पता करने के लिए हमको कुछ ऐसे पदार्थ की ज़रूरत होती है, और वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की प्रकृति को बताते हैं, ऐसे पदार्थ को हम सूचक कहते हैं, या हम इंग्लिश में इंडिकेटर्स कहते हैं। वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की प्रकृति को बताते हैं, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। आप लिख लीजिए सूचक, इंग्लिश में आप इनको इंडिकेटर्स कहते हैं, इंडिकेटर कहलाते हैं। हमने देखा है कि प्रकृति में दो तरह के इंडिकेटर्स उपलब्ध होते हैं। एक तो प्राकृतिक इंडिकेटर होते हैं जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, और दूसरे होते हैं जो कि सिंथेसाइज होते हैं, संश्लेषित होते हैं, उसको संश्लेषित इंडिकेटर्स कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक इंडिकेटर में प्राकृतिक जो इंडिकेटर होते हैं उनमें आते हैं हल्दी, है ना, हल्दी और गुड़हल। ये दो ऐसे प्राकृतिक इंडिकेटर्स होते हैं जो कि प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, जैसे कोई हल्के कलर के कपड़े हो या वाइट कलर का कोई कपड़े हैं, उनमें खाते समय जब मसाला या तो कुछ भी ऐसे हल्दी के दाग जब पड़ जाते हैं अपनी ड्रेस पे, और जब उनको हम साबुन की हेल्प से धोते हैं, तब हम देखते हैं कि जैसे ही उनमें हम साबुन लगाया जाता है तब उनमें एक डार्क ब्राउन या रेड कलर का हमको तुरंत ही परिवर्तन दिखाई देता है। जो मसाला का जो दाग है जो खाते वक्त लग गया था, उसको जब हम धोते हैं तो वो कलर रेड कलर में दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही हम उसको अधिक पानी से वॉश करते हैं तो क्या होता है, वो कलर अगेन येलो कलर में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से ये भी एक हल्दी जो है साबुन के रिएक्ट करी, तो हल्दी एज अ इंडिकेटर उसने शो कर दिया, रेड कलर में शो कर दिया। फिर जब आप उसको वाटर से वॉश किए तो वो फिर से पीले कलर में आपको दिखाई देता है। वैसे ही एक दूसरा इंडिकेटर है जो कि जिसको आप संश्लेषित इंडिकेटर कहते हैं। तो उसके उदाहरण हैं आपके फिनोल्फ्थैलीन और मेथिल ऑरेंज। ये दो ऐसे संश्लेषित इंडिकेटर होते हैं जो जिनका उपयोग अपन एसिड और बेस की टेस्टिंग में करते हैं। ठीक है, तो अपन को याद रहेगा, ये है आपके संश्लेषित इंडिकेटर्स हैं और वो हैं आपके प्राकृतिक इंडिकेटर्स हैं। इसी के आगे हम पढ़ते हैं जो एसिड और बेस होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, उनके रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, और उसी को अपन उनके रासायनिक गुण को अलग अलग भाग में उदाहरण के द्वारा हम आगे इस चैप्टर में उसका अध्ययन करेंगे। और उससे क्या होगा कि ये जो अम्ल और क्षार होते हैं ये एक दूसरे के प्रभाव को किस तरह से समाप्त भी करते हैं, ये हम आगे इसके चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए हम अब आगे शुरू करते हैं कि जो एसिड और बेस होते हैं उनके रासायनिक गुणों के बारे में हम जानते हैं। तो शुरू करते हैं इनके रासायनिक गुण। अब आप अपनी कॉपी में मेन हेडिंग में लिख लीजिए कि अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण। तो इनमें हमको पढ़ना है कि
जो अम्ल और क्षार होते हैं ये कौन से धातु के साथ में और किस तरह से रिएक्ट करते हैं, उनके बीच कैसी अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया के बाद वो किस तरह के यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अपन लिखेंगे कि जब क्या होती है, जो धातुएं होती हैं वो किसके साथ क्रिया करती है, अम्ल के साथ, धातुओं की अम्ल से क्रिया। धातुओं की अम्ल से क्रिया, अम्ल के साथ क्रिया, ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे धातु की अम्ल के साथ क्रिया। तब क्या होता है, किस तरह से धातु जो है वो अम्ल के साथ में रिएक्ट करते हैं और किस तरह का कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं जिंक धातु। अपन लेते हैं जिंक धातु और अम्ल हमने ले लिया सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, है ना। हमने लिया जिंक धातु, सल्फ्यूरिक अम्ल लिया। जब ये रिएक्ट करेंगी तो क्या होगा, जिंक जो है वो सल्फेट के साथ में क्रिया करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित करके जिंक सल्फेट से क्रिया करेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है ना। इस तरह से ये होता है, अम्ल के साथ क्रिया में हाइड्रोजन गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है ना। तो ये हो गई आपकी धातु की अम्ल के साथ क्रिया। अब आप इसको सामान्य समीकरण के रूप में आप कैसे लिखेंगे, जिंक या धातु की जब अम्ल से क्रिया हुई तो बनाता है क्या, लवण, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसमें क्या होता है, धातु अम्ल से क्रिया की और लवण बना करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है ना। तो ये हो गई धातु की अम्ल के साथ में क्रिया। इस तरह से अम्ल के साथ में क्रिया करती है। ये विस्थापन अभिक्रिया भी कहलाती है। बिल्कुल प्रीवियस वीडियो में हमने जब केमिकल रिएक्शन पढ़े थे तब ये वाली अभिक्रिया भी पढ़े थे। इसके बाद हम साथ साथ और 2-3 एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन मैग्नीशियम की हम HCl से क्रिया कराते हैं। दूसरी धातु है ये, उदाहरण सेकेंड है। मैग्नीशियम से जब आपने क्रिया कराया तो MgCl2 बना और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसमें भी वही चीज़ है, धातु अम्ल के साथ में क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। सेकेंड चीज आयरन, H2SO4 से क्रिया करके फिर से ये हाइड्रोजन को विस्थापित करके FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो इस तरह से आप उदाहरण दे करके और बता सकते हैं कि भाई किस तरह से लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो ये है धातुओं की अम्ल के साथ में क्रिया। ठीक है, इसके बाद दूसरा अपन पढ़ेंगे। अभी तो हमने धातु की अम्ल के साथ में क्रिया पढ़ा, अब सेकंड पढ़ेंगे अपन क्षार के साथ में क्रिया। देखिए इसको अपन इस तरह से कर सकते हैं। जिंक है अपने पास में, एक टेस्ट ट्यूब लिया है ना, इसको अपन प्रयोगशाला में भी करके देख सकते हैं। जैसे आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में हमने जिंक ग्रैन्यूल डाला, मतलब जिंक के छोटे छोटे कण आपने डाला, दानेदार जिंक को, और आपने ऊपर से क्या किया, उसमें आप डालते हैं अम्ल H2SO4 आपने डाला, और उसके बाद में जो टेस्ट ट्यूब है वो आपने बाकायदा स्टैंड में लगा के रखा है, ऊपर से आपने H2SO4 डाला, और जब आपने उसको गर्म किया, जो टेस्ट ट्यूब होती है उसको आप गर्म करते हैं, ठीक है, और पास में आपने एक दूसरा बीकर रखा या दूसरा बर्तन रखा जिसमें साबुन का विलयन रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे ही आप उस टेस्ट ट्यूब को गर्म करते, स्पिरिट लैंप के द्वारा गर्म करते हैं, क्या होता है कि इन दोनों के बीच में अभिक्रिया होती है, और उत्पाद बनाने के लिए, है ना, ये उत्पाद बनाने के लिए एक यौगिक का निर्माण करता है, और उसके कारण से ये है ZnSO4,
है ना, इसका निर्माण करता है। तो जैसे ही आप उसको बॉईल करते हैं उस परख नली को, आप देखते हैं कि एक गैस रिलीज होती है। एक दूसरा परख नली से एक दूसरी पाइप कनेक्ट होती है। उस पाइप को आप कहाँ पर रखते हैं, उस वाले बर्तन में जहाँ पर साबुन का घोल रखा हुआ है। और वो साबुन के घोल में क्या है, वो जो पतली सी एक नलिका है जहाँ से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित हो रही है, उस नलिका में जाती है। और आप देखें जैसे ही वो नलिका से वो साबुन के विलयन में हाइड्रोजन गैस जाती है, आपको एक बुलबुले के रूप में पूरा झाग दिखाई देता है, उस साबुन के विलयन में झाग दिखाई देता है। और जैसे ही आप उस जो साबुन का बर्तन है वहाँ पर माचिस की तीली ले जाते हैं, तो एक आपको पॉप की वॉइस सुनाई देती है, एक ध्वनि सुनाई देती है, जो फट फट जिस तरह से आवाज़ होती है उस तरह से, क्योंकि हाइड्रोजन के संपर्क में जब वो माचिस की तीली आती है तो आपको एकदम आवाज़ सुनाई देती है ना। तो ये एक प्रयोग करके आप देख सकते हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि जो गैस आ रही है जिसमें से आपको आवाज़ आ रही है, पॉप ध्वनि उत्पन्न हो रही है, वो हाइड्रोजन गैस है। और जो यौगिक बना है वो यौगिक तो पता ही है आपको, सॉल्ट ZnSO4 जिंक सल्फेट बना है। तो ये आप अभिक्रिया अपने लैब में कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड अपन देखते हैं कि भाई क्षार के साथ में क्या रिएक्शन होता है धातुओं का। सेकेंड एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि जब धातुओं की क्षार के साथ में अभिक्रिया होती है तब किस तरह से रिएक्शन हो रही होती है। धातु मैंने लिया जिंक, क्षार के साथ क्रिया है। अब अपन को यहाँ क्षार लेना पड़ेगा, तो क्षार मैंने लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्रिया करके क्या बनाता है ये इक्वेशन है। ये भी अगेन वही बना रहा है, ये बना रहा है सॉल्ट और ये बना रहा है हाइड्रोजन। इसको भी आप सिंपल समीकरण के वे में लिख सकते हैं। जब धातु की क्षार के साथ में क्रिया हो रही है तो ये बना रहा है लवण का विलयन और प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये है क्षार के साथ में अभिक्रिया। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि धातुओं के क्षार के साथ में अभिक्रिया है। अब इसके बाद दूसरी अभिक्रिया है, वो है अम्ल की क्षार के साथ में अभिक्रिया। अम्ल की क्षार के साथ में अभिक्रिया कैसे होती है, अब देखते हैं अपन कि अम्ल है अपने पास में और क्षार है, दोनों की क्रिया कराता है, तब जो कंपाउंड होता है वो क्या बनता है। ये जो रसायन विज्ञान का सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होती है, अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया कराने से क्या बनता है। अम्ल की क्षार से क्रिया, ठीक है, अम्ल के साथ क्षार की क्रिया देखिएगा। इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं, है ना, एक प्रयोग करते हैं। अपने पास में 3 तरह के पदार्थ रखे हुए हैं। पहला है HCl, दूसरा है NaOH और तीसरा है फिनोल्फ्थैलीन जो है इंडिकेटर, फिनोल्फ्थैलीन। फिनोल्फ्थैलीन है इंडिकेटर। अब अपन एक प्रयोग करते हैं। अपने पास में है एक, ठीक है, ये 3 समझ में आ गया। अब है एक टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब लिया हमने, इसमें आपकी टेस्ट ट्यूब में रखा हुआ है NaOH, NaOH सोल्यूशन रखा है हमने। इसमें हम कुछ बूंदे फिनोल्फ्थैलीन इंडिकेटर की डालते हैं। ये इस तरह से ये ड्रॉप वाइज डल रही है इंडिकेटर। जैसे ही इंडिकेटर NaOH के साथ में मिलता है, फिनोल्फ्थैलीन NaOH के साथ में मिलता है, यहाँ पर एक गुलाबी रंग अपीयर हो जाता है, पिंक कलर दिखाई देने लगता है। यहाँ पर जो है वो जो पहले NaOH का विलयन था, फिनोल्फ्थैलीन के साथ में मिल करके जो विलयन बनता है वो गुलाबी विलयन बनता है। आप यहाँ लिख दीजिए गुलाबी, ये पिंक विलयन बना। उसके बाद नेक्स्ट अपन ने
क्या डाला, एसिड HCl डाला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला मैंने, ये जो डाला मैंने यहाँ क्या डाला, अब मैं HCl डाल रही, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाली। अपन देखते हैं कुछ समय बाद कि जो यहाँ पर गुलाबी कलर था, पिंक कलर अपीयर हो गया था। जैसे ही आपने HCl डाला, पिंक कलर डिसअपियर होके यहाँ पर जो विलियन है वो कलरलेस विलियन बच जाता है ना, उसको आप बोल सकते हैं रंगहीन विलियन आपको दिखाई देता है। उसके बाद अपन अगेन फिर से आपने जो कलरलेस सोल्यूशन था उसमें फिर आपने क्या डाला, फिनोल्फ्थालीन डाला, फिर से आपको जो कलर मिला वो फिर से पिंक कलर मिला। जैसे ही आप उसके बाद उसमें एसिड डाल देते हैं, अगेन उसमें क्या हो जाता है, वो डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब जो है वो कलर जैसे जैसे आप स्टेप रिपीट करते हैं आपको सेम रिएक्शन और सेम कलर आपको दिखाई देते हैं। तो कहने का मतलब इसमें ऐसा इसलिए होता है कि जो HCl है वो NaH है, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से क्रिया करके ये जो सोल्यूशन है वो न्यूट्रल होता है ना, न्यूट्रल सोल्यूशन प्राप्त होता है आपको। और ये जो पूरी अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण है, न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण अभिक्रिया इसी को कहते हैं। मतलब आप इसको लिख सकते हैं कि जैसे ही अम्ल के साथ क्षार की अभिक्रिया करते हैं, है ना, अम्ल के साथ क्षार की अभिक्रिया, क्षार की जब अभिक्रिया की जाती है तब अपन को क्या मिलता है, अपन देखते हैं कि अपन को प्राप्त होता है लवण और पानी। तो ये अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती, अम्ल की क्षार के साथ होने वाली अभिक्रिया। ये तो अपन ने इसको प्रयोग के द्वारा देखे, अब देखते हैं इसको रिएक्शन के माध्यम से। अम्ल के साथ क्षार का जो रिएक्शन होता है उसको अपन इक्वेशन के माध्यम से समझते हैं। अम्ल में हमने क्या लिया था, क्षार में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था और अम्ल में हमने HCl लिया था। जब क्रिया कराया है हम इन दोनों की, अम्ल और क्षार के बीच क्रिया कराते हैं तो NaCl जो कि लवण है, सॉल्ट है, और H2O बनता है। कह सकते हैं कि जब आप क्षार के साथ अम्ल की क्रिया कराते हैं तब क्या बनता है, लवण और पानी। आप सामान्य रूप से इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली जो इक्वेशन है वो। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि धातु ऑक्साइड के साथ क्षार की अभिक्रिया, अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, धात्विक ऑक्साइड की क्रिया। ठीक है, अब हम इसमें अम्ल लेते हैं। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड के लिए अपन क्या लेंगे, धात्विक ऑक्साइड के लिए अपन लेते हैं कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड लिया और अम्ल के लिए हम लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की क्रिया, धात्विक ऑक्साइड में आपने क्या लिया, CuO, और अम्ल में लिया HCl। आप दोनों का रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा कॉपर क्लोराइड और पानी। ठीक है, ये भी वही बनेगा। आपने धात्विक ऑक्साइड आप लिख सकते हैं, ये तो हो गया आपका, ऊपर लिख दे रही हूं मैं, धात्विक ऑक्साइड की जब अम्ल के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तब बनता है लवण और पानी। ये अब आप देखेंगे कि ये जो अभिक्रिया होती है, ये अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जैसे अम्ल और क्षार के बीच, उसमें भी क्या होता है, उसमें भी क्या बन रहा है, उसमें भी बन रहा है लवण और पानी, इसमें भी बन रहा है लवण और पानी। इसको अपन एक प्रयोगशाला के प्रयोग करके समझ सकते हैं। देखिए, एक टेस्ट ट्यूब लिया हमने और टेस्ट ट्यूब में अपन ने डाला CuO, कॉपर ऑक्साइड है टेस्ट ट्यूब में, धात्विक ऑक्साइड लिया अपन ने और उसमें हम डाल रहे हैं
1-2 बूंदे अम्ल की, HCl की डाला। अपन देखते हैं कि जो CuCl2 जो बन रहा है यहाँ पे वो कैसा बनता है। यहाँ पे जो बना, ये बना आपका एकदम नील हरित कलर यहाँ पर आपको दिखाई देगा, नील हरित कलर का विलयन दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख करके समझ सकते हैं कि भाई जो नया यौगिक बना है वो यौगिक कौन सा है, CuCl2। ठीक है, तो ये आपके जो रिएक्शन हो गए, ये हो गया आपका किसके साथ, धात्विक ऑक्साइड के साथ में अम्ल की अभिक्रिया। देखिए नेक्स्ट जो रासायनिक अभिक्रिया है वो है क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो इसके लिए अपन लोग क्षार लेंगे और अधात्विक ऑक्साइड लेंगे और दोनों की क्रिया कराएंगे, फिर हम देखते हैं कि क्या मिलता है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले एक प्रयोग है वो अपन लोग सब ने कर चुके हैं। इसमें अपन क्या लेते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया और उसमें आप क्या डालते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आप डालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, हम देखते हैं कि हमको जो विलयन है उसमें एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में पदार्थ प्राप्त होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है और साथ ही H2O पानी आपको मिलता है। तो देखते हैं इस इक्वेशन को कैसे बनाते हैं। अधात्विक ऑक्साइड है ना और क्षार, तो हम क्षार के लिए लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस अधात्विक ऑक्साइड के लिए हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब आपस में इसकी क्रिया कराते हैं तब बनता है CaCO3 प्लस पानी, है ना। तो अपन देखते हैं कि इसमें भी आप लिख सकते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं भाई ये क्या है, क्षार है और ये है अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड क्रिया करेगी, क्या बनाएगी, सॉल्ट प्लस पानी, ये अभिक्रिया हुई। अब अपन देखते हैं कि ये अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जैसे अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है, उसमें भी यही बनता है, सॉल्ट और पानी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अधात्विक ऑक्साइड है वही क्या होते हैं, वो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, है ना। तो ये भी अभिक्रिया अपन ने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि विलयन में जो उपस्थित धातु अम्ल और क्षार के आयंस, है ना, विलयन में अम्ल क्षार के आयंस कैसे वर्क करते हैं और विलयन में कौन कौन से अम्ल के और क्षार के आयन होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने आते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।